नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। कैसे ले आलू की फसल से अधिक पैदावार। भेड़ पालन करके कमाएं अच्छी आय। जिन किसानों ने आलू की बुआई कर दी है, वे किसान फसल की बढ़वार की अवस्था के अनुसार फसल में खरपतवार प्रबंधन के साथ ही कीट रोगों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं, ताकि आलू की फसल से अधिक पैदावार मिल सके। तो आलू की फसल में कौन कौन से कार्य को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर LM यादव। यूजुअली जो अगेती लोगों ने आलू लगाया होगा, तो हमें मान सकते हो सकता है कोई 15 दिन पहले लगाया हो, कोई अभी भी लगाया हो, तभी अगेती में ही आ जाता है। किसान भाइयों, आलू की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद करनी चाहिए और उसके बाद प्रत्येक 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक सिंचाई में पानी आधी मेड़ तक ही देना चाहिए। तो अगर ये व्यवस्था किसान भाई कर लिए होंगे, तो फिर दूसरा सवाल आता है कि खेत में खरपतवार की बात बहुत होती है, क्योंकि तरह तरह के खरपतवार उनको नमी ऐसे ही मिल जाती है, और किसान खेत में आलू लगाया तो उसमें तरह तरह के जो न्यूट्रिएंट्स पड़ते हैं, उनके सपोर्ट से बहुत वीड्स निकलता है। तो उनको, क्योंकि बरसात में मिट्टी भारी भी हो जाती है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कोई केमिकल नहीं छींट करके खुरपी की मदद से अगर वो उसमें से वीड्स निकालते हैं, तो ज़मीन के अंदर हवा का संचार भी बेहतर होगा, जो फसल के आगे ग्रोथ में फ़ायदेमंद होगा। तो उनको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये 2 चीज़ें हैं। हमारे जिन किसान भाइयों ने अगेती आलू की बुआई कर दी है और उनकी फसल में खरपतवारों की समस्या देखने में आ रही है, तो वह बुआई के 7 दिनों के अंदर आधा किलोग्राम सिमेजिन 50 WP का 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव कर दें। और यदि आपने खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं किया है, तो आप निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवार मुक्त कर दें। आलू की फसल में जहां तक उर्वरक प्रबंधन की बात है, तो फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। लेकिन हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाते हैं, तो वह 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 250 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम DAP और 170 किलोग्राम MOP का प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 125 किलोग्राम और अन्य खाद्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 125 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। अभी तापमान क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है, तो इस समय एफिड जो पत्ती से रस चूसता है, कीड़ा है, उसको मारने के लिए भी चाहे मोनोसिल या रोगर या मेटासिस्टाक्स ऐसी जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हैं, उनको 1.5 से 2 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसके भी छिड़काव का 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव की ज़रूरत है। जब तापमान आपको 30 डिग्री से नीचे चला जाएगा, तब फिर ये समस्या ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें किसान भाइयों को वीड कंट्रोल और कीड़ा मारने की व्यवस्था करने की जरूरत है। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने में आता है, जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है।
इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोल से अंडाकार भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गूदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम या डायमिथोएट 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। भेड़ पालन व्यवसाय को कम लागत में शुरू कर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन इस व्यवसाय से लाभ को बरकरार बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप इनका पालन वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आप भेड़ पालन व्यवसाय में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर अलवर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर AK वर्मा। जिस तरह से अन्य पशुओं को किसान भाई पालते हैं, उसी तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भेड़ पालन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसान की आय को बढ़ाने में। किसान भाइयों, आज के समय में भी भेड़ पालन कम खर्च में एक अच्छा आय का जरिया है, जिससे भेड़ पालकों को दूध, मांस, ऊन की प्राप्ति होती है। अब बात आती है भेड़ की कौन सी नस्ल का चयन करके पालन करें जिससे अधिक फायदा हो सके। वह इस प्रकार से है। तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान ये रखना है, जिन क्षेत्रों में भेड़ पालन किया जाता है उनमें सबसे सर्वप्रथम चीज़ ये होती है कि हमें की नस्ल के बारे में विशेष तौर से चयन करना चाहिए कि उस क्षेत्र में कौन सी नस्ल उपयुक्त रहेगी, क्योंकि भेड़ के केस में अलग अलग उद्देश्य से उनकी नस्लों का चुनाव किया जाता है। बहुत सारी नस्लें हैं जिनको ऊन के उत्पादन की दृष्टिकोण से किसान भाई पालते हैं, और बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जिनको उनके मांस के दृष्टिकोण से पाला जाता है। तो इसलिए अपने क्षेत्र के अनुसार जो नस्लें हैं भेड़ की, उनका चयन करना चाहिए। अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी नस्लें हैं भेड़ की, जैसे चोकला है, मागरा है, अविकलिन है, अविवास्त्रा है, मालपुरा है, गड्डी है और जैसलमेरी है, बीकानेरी है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग भेड़ की नस्लें पाली जाती हैं। तो अपने जलवायु क्षेत्र के अनुसार किसान भाई इन भेड़ की नस्लों को चुनाव कर सकते हैं। भेड़ों का आवास प्रबंधन।
किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा हो। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट का जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ नहीं रखें। पशुओं से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकें, उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ नस्ल के बाद में आती है कि उनके आहार प्रबंधन को हम किस तरह से प्रबंधित करते हैं। उसमें भेड़ पालन में विशेष तौर से उनको बाहर ग्रेजिंग के लिए चराने के लिए ले जाते हैं, जिसमें लगभग 6 से 7 घंटे हम पशुओं को जंगल में चराते हैं और उसके अलावा हरे चारे की भी आवश्यकता होती है। और 500 ग्राम तक अगर हम उन्हें दाना खिलाते हैं तो उनके अंदर जो वेट गेन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और उनके अंदर दूध उत्पादन भी अच्छा होता है ताकि बच्चों की अच्छी ग्रोथ होती है, उनका वेट गेन जल्दी से बढ़ता है। तो इस तरह से अगर आहार प्रबंधन अच्छी तरह से करेंगे तो जल्दी से वजन ग्रहण होगा और ज़्यादा मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। भेड़ों का आहार प्रबंधन। भेड़ों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खाने पीने का उचित प्रबंध रखना चाहिए। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। भेड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर दाना या बांट बनाकर भेड़ों को खिलाते हैं तो आहार पर कम खर्च आता है। 100 किलोग्राम दाना या बांट बनाने की विधि इस प्रकार से है। मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ गवार मक्का बाजरा अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। भेड़ों को सुबह या शाम के समय में चराएं, तेज धूप से बचाएं। स्वच्छ एवं ताज़ा पानी दिन में 3 से 4 बार पिलाएं। इसमें कि हम उनके स्वास्थ्य के बारे में कैसे देखभाल करें। जो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं जिसकी वजह से किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसके लिए भेड़ के केस में एक सीप पॉक्स नाम की बीमारी आती है और एंटेरोटॉक्सीमिया है, ब्रुसेलोसिस है, कंपाइलोबैक्टीरियोसिस है। ये कुछ मुख्य बीमारियां हैं। इनका अगर टीकाकरण किसान भाई हर सीजन में करवा लें तो इन बीमारियों से उनके पशु सुरक्षित रहेंगे। भेड़ के केस में सीप पॉक्स जो बीमारी है ये एक विषाणु जनित बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि यदि कोई भी पशु ग्रसित है इस बीमारी से तो जिन क्षेत्रों उसके शरीर में जिन भागों में ऊन नहीं पाई जाती, जैसे आँखों के नीचे या उसके जांघों के अंदर वाले हिस्से में या पूंछ के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ब्लिस्टर्स दिखाई पड़ेंगे, फफोले दिखाई पड़ेंगे। ये इस बीमारी का मुख्य लक्षण है और कभी अगर किसी भी झुंड में इस तरह की बीमारी आती है तो सर्वप्रथम जो बीमार पशु हैं उनको अलग रखना चाहिए और उनका इलाज करना चाहिए। दूसरे पशुओं में भी बचाव के रूप में दवाइयां देनी चाहिए ताकि उनमें ये बीमारी नहीं फैले। और समय समय पर सभी पशुओं में डिवर्मिंग जो कीड़े मारने की दवाई खिलाई जाती है वो अवश्य खिलाते रहें ताकि उनके अंदर वर्म लोड कम रहे और अन्य बीमारियों के प्रति हमारे पशु ग्रसित ना हो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपने अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार हैं। कोरोना
कोरोना वायरस के लिए जारी सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। सरसों की बुआई हेतु सरसों की उन्नत प्रजातियां लें। सरसों की फसल में पौधों की संख्या अधिक होने पर बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई कर छटाई करें। घने पौधों को निकालकर पौधों के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। सरसों में कटवर्म और पेंटेड बग का प्रकोप बढ़ सकता है। नियंत्रण के लिए 1.5% क्यूनाल्फास धूल का बुरकाव करें। बुआई से पूर्व बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। सफेद रोली से बचाव के लिए 6 ग्राम एप्रोन प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। 2.5 से 3.5 किलो प्रति हेक्टेयर बीज बुआई के काम में लेवें। मसूर की बुआई हेतु उन्नत प्रजातियां T36, BL406, सीहोर 74/7 के 75 आदि हैं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बीज को थायरम अथवा कार्बेंडाजिम 1 ग्राम किलोग्राम से उपचारित करने के बाद राइजोबियम 1 पैकेट 10 किलोग्राम बीज से उपचारित करके बोएं। आलू की बुआई के बीज के लिए 2.5 सेंटीमीटर व्यास के आकार के साबुत कंद को 0.1% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अथवा 0.1% बाविस्टीन के घोल से उपचारित कर छाया में सुखाकर काम में लेवें। आलू की बुआई के लिए उन्नत प्रजातियां निम्न हैं: कुफरी आनंद, कुफरी लालिमा, चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, कुफरी ज्योति और कुफरी पुखराज, कुफरी सतलज, कुफरी बादशाह एवं कुफरी सिंदूरी है। आंवले में फल सड़न के नियंत्रण हेतु मेनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अर्जुनपुरा, जिला कोटा के कृषक सरदार मल ने। यह अनुबंध खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सरदार मल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आप लोग खेती में ये सारे समय में आप लोग अपने मेहनत करके खेती करते रहते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि आपके जो खेती के बाद भी जितना आप लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, जितना आपको लाभ मिलना चाहिए, ये हमेशा नहीं मिल पाता है। कई बार ये देखा गया है कि खरीदार न मिलने पर किसानों की फसल बर्बाद चली जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है किसान और बाजार के बीच तालमेल की कमी। कई बार बाजार में एक ही प्रकार के इतने उत्पाद आ जाते हैं कि किसानों को अपने उत्पाद का बहुत कम दाम मिलता है। कभी कभी तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। किसानों की इस समस्या का हल कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए निकाला जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से फसल की बर्बादी रोकी जा सकती है और किसानों को भी उनके उत्पाद की मुनासिब कीमत मिल जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई बड़े जो एंटरप्रेन्योर है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है जो पर्टिकुलर कोई प्रोड्यूस हुआ, जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जी हुआ या आलू जैसे हुआ या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस को उनके पास जब अच्छा मार्केट उन लोगों को मिल जाता है तो वो लोग किसान लोगों के पास आते हैं, उनके साथ एक लिखित में वो लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और उनसे वो लोग खेती पर्टिकुलर चीज़ का खेती करते हैं और उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में उनका सारे जो प्रोड्यूस है उसको उसको प्रोक्योर कर लेते हैं और उसका मार्केटिंग का जो अरेंजमेंट है वो जो बड़े व्यवसायी है उस चीज़ को करते हैं। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत किसानों के बीच सौदा तय होता है जिसमें उत्पाद की मात्रा, क्वालिटी और दाम पहले तय कर लिए जाते हैं। फिर चाहे बाजार में कोई भी दाम हो, किसानों को अपने उत्पाद का तय मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मकसद है फसल उत्पाद के लिए तयशुदा बाजार तैयार करना। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी
कॉन्ट्रैक्ट खेती का उद्देश्य है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बार अगर किसान किसी बड़े जो ग्रुप के साथ अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रॉपर एग्रीमेंट हो पाता है, जिससे सारे जो पॉइंट्स में प्रॉपरली म्यूचुअली एग्री करके उसमें वो लोग साइन करते हैं एमओयू में, तब उन किसान अपना पूरे जो अपना शक्ति है अपना प्रोडक्शन में लगाते हैं और अपना जो बेचने का जो उनको दिक्कत होता है वो नहीं रहता है। तो इससे किसान लोग ज़्यादा फायदा पा सकते हैं, क्योंकि बहुत किसान को मार्केट के पास ज़्यादा अच्छा एक्सेस नहीं रहता है। तो इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। अनुबंध पर खेती के तहत किसानों को बीज, ऋण, उर्वरक, मशीनरी और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा सकती है, ताकि उनकी उपज कंपनियों की आवश्यकताओं के ही अनुरूप हों और किसानों को कंपनियों की तरफ से पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जनरली जो भी फार्म करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो फार्म उसके लिए जो बीज, स्पेसिफिक बीज हुआ या स्पेसिफिक खाद हुआ, उसको वो लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाले जो बड़े फार्म होते हैं उनको तकनीकी सहायता भी देते हैं और उसके बाद किसान जो अपना खेती करते हैं और उसका प्रोड्यूस को वो लोग प्रोक्योर कर लेते हैं। और जैसे हमारे एरोमेटिक प्लांट्स हुआ जिसमें सुगंधित तेल निकलता है, उसमें भी कुछ कंपनियां हैं वो लोग, या मेडिसिनल प्लांट्स हुआ उसमें भी कुछ कंपनियां हैं जो किसान के पास खेती करके उनका प्रोड्यूस को प्रोक्योर कर लिए हैं और किसान को उससे फायदा भी हुआ है। इस तरह की खेती बढ़िया और सरल है और किसानों को मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, न ही उन्हें खेती बाड़ी से जुड़े कामों के लिए बीज और ऋण जुटाने की कोई चिंता करनी पड़ती है। इस तरह के अनुबंध से किसानों के लिए बाजार में उनकी उपज की मांग एवं इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। इसी तरह कंपनियों के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता का जोखिम घट जाता है। अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती को अपनाने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन समझदारी से कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट खेती करने पर आपको निश्चित ही अच्छा फायदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करने से पहले किसान भाइयों को कुछ चीज़ों को जरूर ध्यान देना चाहिए। पहले वो तो पता करें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो संस्थाएं अवेलेबल हैं उनके साथ जोड़ने से पहले पता करें कि जो कमोडिटी का खेती वो लोग कराना चाहते हैं उसके लिए उनका जो मिट्टी है, उनका जो जलवायु है वो रियली सूटेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साइन करने से पहले आसपास के कोई भी जो तकनीकी संस्था आके वो लोग जरूर चर्चा करें जिस प्रोड्यूस का वो लोग खेती करना चाहते हैं उसके लिए उनका जो मिट्टी है और उनका क्लाइमेट है वो सूटेबल है कि नहीं है। और उसके बाद वो लोग अगर उसके लिए उपयुक्त है तो ज़रूर वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब वो लोग एमओयू उसका जो बनाए कंपनी के साथ, उसमें ये सारा चीज़ का प्रॉपरली उसमें मेंशन होना चाहिए, कितना उनको मुनाफा मिलेगा, कि किस रेट में वो लोग उससे प्रोड्यूस करेंगे, कि कितना मात्रा में वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, ये सारा चीज़ का उनका अपने समझ में लाके उसका एमओयू साइन करना चाहिए। तो किसान भाइयों जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़ना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर आप लोग दूसरे का ज़रूर राय लेना बहुत ज़रूरी है, जो एक्सपर्ट्स है उनका राय लेना ज़रूरी है। जो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जोड़ना चाह रहे हैं उनका ज़रूर आप लोग राय लें, उनके उस कंपनी के जेन्युइनिटी के बारे में ज़रूर आप लोग राय लें, उनका कितना वो लोग जेन्युइन है। और जो आपके साथ एमओयू हो रहा है और उस एमओयू को ज़रूर आप किसी जानकार व्यक्ति के साथ ज़रूर अपना चर्चा करें, वो कितना जिसमें जो लिखित कंडीशंस है वो कितना रिलायबल है, ताकि आप लोग फ्यूचर में कभी आप लोग के साथ ठगी ना हो जाए। ये सारे सावधानियां अगर हम लोग ढंग से अगर बरत लेते हैं, सब बहुत सारे कागज़ को हम लोग अगर ठीक से देख लेते हैं तो इससे हम लोग अपने लिए एक बहुत ही एक फ़ायदेमंद एक लाइवलीहुड हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला दौसा के कृषक अमर कुमार ने। आप आम के बाग में कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अमर कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्ते। जिन किसान भाइयों के पास आम का बागान है उन्हें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे पौधे की स्थिति क्या है।
जो भी हमारे बागान है उसमें स्थिति में ये देखना है कि अगर हमारे पौधे में कहीं भी अगर उजला कीड़ा भी दिसंबर में बहुत ज़्यादा आता है, अभी जड़ की तरफ से छोटा छोटा, उसको मिली बग कहते हैं, उजला कीड़ा आता है। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम की बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। इनकी रोकथाम हेतु उपयुक्त होगा कि जमीन के अंदर ही इन अंडों को नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए बागों की गर्मी में जुताई कर दी जाए, जिससे अंडे धूप एवं वर्षा से नष्ट हो जाए। इसके अलावा कार्बोरिल धूल 50 से 100 ग्राम मात्रा प्रति पेड़ भूमि में मिलाया जाए। उसको बचाने के लिए हमको क्या करना है कि अल्काथिन शीट आता है, उसको चारों तरफ से बांध देना है। 25 से 30 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई होता है, उससे आप उसको बांध दें जड़ पे और उसके बाद ग्रीस लगा दें। ठीक है। दूसरा क्या करना है आपको कभी कभी देखिएगा कि कहीं कहीं तने में छेद हो रहा है। उसके लिए क्या करना है आपको कि एक कोई स्टिक लेना है, उसमें कॉटन लगा के केरोसिन ऑयल में डुबो के उस पूरे छेद को निकाल देना। छेद से जितने भी कीड़े होंगे उसमें कैटरपिलर घुसे रहते हैं, जो कि धीरे धीरे पेड़ को अंदर से खाते हैं और जब उसमें फ्लावर आने लगेगा, फूल आने की स्थिति में पूरे पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। तो उससे पहले इस चीज़ को कर लेना है। तो जैसे कि हम कह रहे थे अभी तने में छेद हो जाए उसके लिए, तो उसके लिए हम बहुत सी बुरी स्थिति हो तो हम मोनोकोटोफॉस ये सब डालते हैं, लेकिन ये करने पे भी अगर कंट्रोल हो रहा है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंगो के ऑर्चर्ड में इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।